गुड इवनिंग दोस्तों। तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और उसकी आज 5वीं वीडियो है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज की क्लास में हम चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और निरक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो पहले बात करते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। तो एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय द्विध्रुव क्या हो, उस दूरी पर उपस्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे यह है एस ध्रुव और एन ध्रुव, ये दोनों समान परिणाम के और एक दूसरे से कुछ दूरी पर उपस्थित है, तो इसके कारण इसको क्या नाम दे दिया हमने, चुंबकीय द्विध्रुव नाम दे दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय द्विध्रुव कुछ दूरी पर उपस्थित हो। कि एक ऐसा निकाय, इसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव की। एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के चुंबकीय द्विध्रुव कुछ दूरी पर उपस्थित हो, तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई। एग्जाम्पल में लिखना छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाही कुंडली इत्यादि। तो ये तो हो गई चुंबकीय द्विध्रुव की डेफिनेशन। आपको एग्जाम में पूछ ले चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो आपको एग्जाम के अंदर ये वाली जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल बता देना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें परिणाम समान परिणाम में या परिणाम में समान हो और जिसकी प्रकृति कैसी हो, विपरीत प्रकृति हो, तो ऐसे जो चुंबकीय द्विध्रुव है जो कुछ दूरी पर उपस्थित हो, तो उसको क्या नाम दे दिया, चुंबकीय द्विध्रुव नाम दे दिया। और उसके एग्जाम्पल छड़ चुंबक हो गई, चुंबकीय सुई हो गई। और अब बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है दोस्तों, और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करें, कैपिटल एम से। तो ये इसकी डेफिनेशन में यही लिखना है हमारे को, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है ये कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l होगी, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम कहते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू 2l, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l हो गया। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और निरक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज क्लास में कि अक्षीय स्थिति में दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होती है।
तो आप हेडिंग डालो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति क्या बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दंड चुंबक के कारण या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय द्विध्रुव में क्या क्या होती है, दंड चुंबक होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, दंड चुंबक भी बोल सकते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव भी बोल सकते हैं। तो इसमें लिखना आप चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय, इसको यहां लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोल रहा है, टॉपिक क्या है हमारा, कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चुंबकीय द्विध्रुव, मैं आज का टॉपिक है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव चल रहा है, तो चुंबकीय द्विध्रुव मैंने आपको रेफरेंस लिखा दी है। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिणाम के दो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए, दो ध्रुव अल्प दूरी पर रखे हुए हो। तो ये दो ध्रुव ले लेते हैं सबसे पहले। एच ध्रुव और एन ध्रुव, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2l है। ध्रुव प्रबलता कितनी है इसकी, स्मॉल m। अब इससे क्या लेते हैं कि अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इससे कोई बिंदु ले लेते हैं हम, बिंदु P ले लेते हैं, इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर। इन दोनों जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दे रखा है, इन दोनों के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, जिसके ऊपर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस दोनों ध्रुवों के मध्य बिंदु से इस बिंदु P की मध्य की दूरी कितनी होगी, स्मॉल r होगी। तो पहले ये हेडिंग डालो और ये डायग्राम बनाओ आप। डायग्राम बनाने के बाद में आप दो लाइनें लिख देना कि हम इसमें चुंबकीय द्विध्रुव में या चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O नाम दे दो इसको, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, जिसके ऊपर हमारी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले एक एक सिरा लेते हैं, तो एन सिरा और फिर एस सिरा, या उत्तरी ध्रुव फिर दक्षिण ध्रुव, या एन ध्रुव और एस ध्रुव भी बोल सकते हैं। तो पहले एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इसमें उत्तरी ध्रुव के कारण उत्तरी ध्रुव के कारण उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। तो B पहले एक ध्रुव ले रहे हैं, तो यानी कि इसको नाम दे दो B1। B1 सदिश इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा है, μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। ध्रुव प्रबलता कितनी है? स्मॉल m। ध्रुव प्रबलता कितनी है? स्मॉल m बटे हुए क्या आ जाएगा? इस जो बिंदु O है और जो बिंदु P है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है हमारी? यानी कि टोटल दूरी कितनी है? r। लेकिन इसमें से ये दूरी घटा देंगे तभी तो ये दूरी आ जाएगी n और P के मध्य की दूरी, यानी इस सिरे से इस सिरे के मध्य की तो ज्ञात करें हम। यानी कि n ध्रुव से P बिंदु तक की, P बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, किसके कारण? n ध्रुव के कारण। तो यहां से यहां तक की दूरी तो ज्ञात करनी है हमारे को। तो यहां से यहां तक की दूरी कब आएगी? जब इस पूरी दूरी में से ये वाली इतनी दूरी घटा दी O से n तक की, यानी कि O से n तक की दूरी कितनी है? L होगी, क्योंकि कंप्लीट दूरी कितनी है? 2L है। तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसमें से? R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या नीचे क्या आता है? R स्क्वायर, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब नीचे लिखना, दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण यही बात लिख देनी है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दक्षिण ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? B2 सदिश इक्वल टू, यहां B1 आ रहा है, यानी कि एक ध्रुव के कारण था तो इसको B1 से प्रदर्शित कर दिया, अब दूसरे ध्रुव के कारण इसको B2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो B2 सदिश इक्वल टू μ0 बटे हुए 4 पाई। अब क्या है? ध्रुव प्रबलता कितनी है? स्मॉल m। अब किसके कारण? दक्षिणी ध्रुव यानी S के कारण इस बिंदु के ऊपर की ज्ञात करें, तो इस S से इस P के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस O से P तक की मध्य की दूरी तो हमारे को पता है कितनी है? R है। लेकिन यहां से यहां तक की मध्य की दूरी और इसमें जोड़ दें तो ये पूरी दूरी आ जाएगी ना, कि यहां से यहां तक की मध्य की दूरी तो है कितनी? R है। लेकिन यहां से यहां तक की मध्य की दूरी कितनी है? L है। तो ये दूरी इसमें ऐड कर दें तो ये कंप्लीट दूरी आ जाएगी हमारे S से P तक की दूरी। तो R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब ये तो आगे दोनों ध्रुवों के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र, किसके ऊपर? बिंदु P के ऊपर। अब ज्ञात करते हैं बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कि इस बिंदु दोनों ध्रुवों के, अब तो ये तो अलग अलग बिंदुओं के कारण आ गया, अब दोनों के कारण कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा किसके ऊपर? बिंदु P के ऊपर। तो नीचे लिखना, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो क्या आ जाएगी? B सदिश इक्वल टू B1 सदिश प्लस B2 सदिश। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब समीकरण 1 और 2 को समीकरण किसमें रख दें? हम 3 में रख देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसमें? समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं।
सदिश इक्वल टू समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, म्यू जीरो बटे हुए 4 पाई एम बटे हुए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 क्या है, म्यू जीरो बटे हुए 4 पाई, सॉरी यहां माइनस का चिन्ह है, यानी कि एक इस ध्रुव यानी पहला ध्रुव कौन सा रहा है, उतरे तो इस ध्रुव में से जो सेकंड ध्रुव घटाएंगे तभी तो इस बिंदु के ऊपर टोटल आ जाएगा, इसका पूरे का आ जाएगा, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो यहाँ माइनस, तो म्यू जीरो बटे हुए 4 पाई एम बटे हुए आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो यहां से कॉमन क्या है, म्यू जीरो बटे 4 पाई और एम, यहां भी म्यू जीरो बटे 4 पाई और एम, तो 20 दिस इक्वल टू म्यू जीरो बटे हुए 4 पाई इंटू एम, अंदर क्या बच गया, यहां तो बच गया 1 बटे हुए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये यहां क्या बच गया 1 बटे हुए आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया ना, कि यहां से क्या कॉमन ले लिया, म्यू जीरो बटे 4 पाई और एम, तो यहां तो नीचे आ गया 1 बटे हुए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और आगे आ गया माइनस 1 बटे हुए आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका क्या ले लेते हैं दोस्तों, हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये इससे गुणा हो जाएगा और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई आप लघुत्तम लेके तो कर सकते हो ना, कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये लघुत्तम आ गया, तो यहाँ तो ये वाला पद है, तो ये वाला पद इससे 1 से गुणा हो जाएगा और ये वाला पद इससे 1 से गुणा हो जाएगा, तो 20 सदिश इक्वल टू ये आ गया। अब इसको अंदर गुणा कर दो, 20 सदिश इक्वल टू म्यू जीरो एम बटे हुए 4 पाई कोष्टक ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r है, यानी ए और बी की जगह क्या है, आर और एल, माइनस कोष्टक में ले लेते हैं इसको, आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो 20 सदिश इक्वल टू म्यू जीरो एम बटे वे 4 पाई, तो जो कट रहे हैं उनको काट दो, अब इसको जब माइनस का कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी किसका माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा हमारा, तो आर स्क्वायर, या इसको यहीं पे अंदर गुणा करके इस चिन्ह को लिख देते हैं, इसको जब कोष्टक हटाया यहां से तो ये माइनस का चिन्ह अंदर जाके इसको तो आर को भी माइनस का कर दिया और एल को भी माइनस का कर दिया, और 2rl को किसका कर देगा, प्लस का कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो हो गया प्लस हमारा, और ये हो गया हमारा माइनस। अब ध्यान से देखना, माइनस का आर स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ये कट गया, और माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, ये कट गया। यहां कितना बचेगा, कितने बच गए 2rl और
प्लस के 2RL, यानी कि कितने हो गए 4RL, 4RL बटे हुए ये क्या हो जाएगा R माइनस एल को एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, इसके नीचे लिख देना R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इतना था, आपने डायग्राम बना लिया और जो मैंने लाइन लिखवाई थी वो लिख दिया, और अब इतना था लिख लो फिर। तो हमारा आ गया b इक्वल टू म्यू जीरो m बटे 4 पाई कोष्टक 4RL बटावा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इसमें एक लाइन लिखना R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या बच जाएगा यहाँ, यानी कि ये तो गायब भी हो जाएगा। तो 20 इक्वल टू म्यू जीरो m बटावा 4 पाई, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तुम 4RL और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, फिर आगे चल के R की घात 4 हो जाएगी। तो 20 इक्वल टू म्यू जीरो m बटावा 4 पाई 4RL बटे यानी कि R स्क्वायर का होल स्क्वायर खुलेगा तो R की घात 4 हो जाएगी, लेकिन ऊपर भी R है तो इसको कैंसिल करने के लिए पहले लिख लेते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, R की घात 3 इंटू R, तब जो ये R है इस R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 20 इक्वल टू म्यू जीरो m बटे 4 पाई, ऊपर बच गया 4L बटे R क्यों। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4L को 2L इंटू 2L, तो 20 इक्वल टू म्यू जीरो m बटे 4 पाई, जो हमारा 4L है इसको हम 2L इंटू 2L लिख सकते हैं। सॉरी 2 इंटू 2L, तो ये इतना तो देखो क्या बन रहा है हमारा, m इक्वल कैपिटल M स्मॉल m इंटू 2L। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ रहा है कि कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ की इसको क्या लिख देंगे कंप्लीट को, कैपिटल M। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू 2M बटे R क्यू। यहाँ बटे में क्या चल रहा है, इसके R क्यूब चल ही रहा है। तो यहाँ इसको एक साथ लिख लो, 20 इक्वल टू म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M बटावा R की घात 3। और ये हमारे को ज्ञात करना था किसके, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
तो ये हमारा आ गया बी इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2m बटे आर क्यूब। तो आज की क्लास में दोस्तों इसके बारे में जान गया है हमने चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में और अक्षीय स्थिति के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद की है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में जान गया है। हम कल क्लास में अध्ययन करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।